नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइन से। दिल्ली दंगे की जांच पर भड़का कोर्ट, बताया पैसे की बर्बादी। तालिबान ने बढ़ाई चिंता, कहा कश्मीर पर आवाज उठाना हमारा अधिकार। अफगान सरकार में मुल्ला बरादर के हाथ हो सकती है कमान, सिराजुद्दीन नंबर 2। और केशव प्रसाद मौर्य के बयान से अटकलें तेज, कहा चुनाव बाद तय होगा सीएम। कांग्रेस हाईकमान ने नहीं दी सिद्धू को अहमियत, बिना मिले लौटे पंजाब। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो है कोर्ट की कड़ी फटकार दिल्ली पुलिस को। जी हां, जो स्पेशल कोर्ट था उसके जो एडिशनल सेशंस जज हैं जस्टिस विनोद यादव, उन्होंने एक बहुत तीखी टिप्पणी की, और उस तीखी टिप्पणी में उन्होंने दिल्ली पुलिस के जो जांच की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर एक बहुत ही गंभीर सवाल भी खड़े किए और कहा कि बहुत ही अनप्रोफेशनल है दिल्ली की पुलिस। और ऑब्जर्वेशन में कोर्ट ने ये कहा कि विभाजन के बाद सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों की जब भी बात होगी तो दिल्ली पुलिस की विफलता को लोग याद करेंगे कि तमाम जो टेक्नोलॉजिकल साधन थे उनके उपलब्ध होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने ठीक से अपना काम नहीं किया, और जो लोकतंत्र के पैरोकार हैं उन्हें हमेशा इस बात का दर्द रहेगा, इस बात को कोर्ट ने कहा। उसके अलावा उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल विफल रही है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का कीमती समय है वो बर्बाद हो रहा है, और क्योंकि ठीक से पुलिस वाले जांच नहीं करते हैं, और टैक्स पेयर का जो मनी है जो और उसका पैसा भी इसमें बर्बाद हो रहा है। अब आपको बता दें कि जो ये एडिशनल सेशंस जज थे विनोद यादव, उन्होंने जो ये तीखी टिप्पणियां की, इसके बाद कल भी आपने देखा था कि कोर्ट की एक फटकार दिल्ली पुलिस को लगी थी कि कैसे एक ही केस में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि एक केस में आप 5 एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। और अभियुक्तों के खिलाफ जेल में 1.5 साल से लोग पड़े हैं, और उनकी जांच की प्रक्रिया भी नहीं शुरू हुई है। पुलिस अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स ही फाइल कर रही है। तो ये तमाम चीजें जस्टिस विनोद यादव ने बोली हैं, और इसी एक सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि कई केसेस में तो केवल 5 विटनेसेस पुलिस ने खड़े किए थे, और फिर उन्होंने जिक्र किया कि एक केस में पुलिस ने जांच की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की, इसके बावजूद कि 2 बार शिकायत इस पर हुई, और उसके बाद जाकर जो कांस्टेबल ज्ञान सिंह है उन्होंने अपनी गवाही दी। यानी कि ज्ञान सिंह की भी गलती बताई गई कि ज्ञान सिंह ने लेट कर दिया था। और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने जो 3 अभियुक्त थे उनको आरोप मुक्त किया। उसमें से शाह आलम, राशिद सैफी और शादाब थे, और जो आलम है वो आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर हैं ताहिर हुसैन, उनके छोटे भाई हैं। और तो तमाम जो ये टिप्पणी आई है कोर्ट की, ये सवाल खड़े करता है दिल्ली पुलिस की जांच प्रक्रिया पर, और ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके से लीपापोती करके दिल्ली दंगों को सुलझाया हुआ दिखाने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस। लेकिन कोर्ट ने एक आईना दिल्ली पुलिस को दिखाया है कि देखिए, तमाम आपके पास साधन मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस को ये पहली बार फटकार नहीं लगी है, कई बार कोर्ट से फटकार लग चुकी है दिल्ली पुलिस को कि वो अपनी ठीक से जांच प्रक्रिया नहीं कर रही है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स फाइल कर रही है, और कई केसेस में उसने जांच की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की है। लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? ये विफलता का जो आलम जो कोर्ट ने पेश किया कल, तो ये विफलता क्यों है? क्योंकि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल कॉन्डक्ट है वो नहीं है, दिल्ली पुलिस का नेतृत्व की कमी है, पुलिस सुधार जिस तरीके से होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस नागरिकों के साथ नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दलों के साथ दिखती है। क्यों? क्योंकि उसका एक पॉलिटिकल एजेंडा सर्व होता है। यानी कि ये नागरिकों की पुलिस नहीं बल्कि सत्ता की पुलिस है, रूलर्स पुलिस है, इट्स नॉट अ सिटीजन्स पुलिस। तो कोर्ट ने एक आईना दिखाया है दिल्ली पुलिस को, लेकिन क्या पुलिस इससे सबक सीखेगी, और क्या इस पर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो कोई जवाब इस पे देंगे? ये देखना होगा। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। अगली खबर हमारी अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने
एक बीबीसी को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के बाद एक बार फिर से भारत के शायद कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस इंटरव्यू में सुहेल शाहीन ने इस बात को कहा है कि हम मुसलमान हैं और ये हमारा अधिकार है कि मुसलमानों की रक्षा की जाए, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो या फिर विश्व के जो बाकी देश हैं, जिसमें लेवेंट है, जॉर्डन, सीरिया, मोरक्को और जितने भी जो साउथ वेस्टर्न अफ्रीका के जो देश हैं उनका नाम लिया कि जहां पर मुस्लिम जनसंख्या है उनको बचाने की जरूरत है। और सुहेल शाहीन का जो ये एक इंटरव्यू है, ये एक बार फिर से भारत के लिए एक अलार्म सिग्नल की तरह है। लेकिन साथ में सुहेल शाहीन ने ये भी कहा कि जी हाँ, हमारी एक नीति ये भी है कि हम कहीं भी जो एक हथियारबंद विरोध होता है वो हम कहीं नहीं करेंगे। ग्रुप डज नॉट हैव द पॉलिसी टू रेज आर्म्स अगेंस्ट एनी कंट्री, यानी कि हम हथियार से हमला किसी देश पर नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम्स हमारे ही अपने लोग हैं। अब सुहेल शाहीन का जो ये स्टेटमेंट है, ये आपने देखा था अनास हक्कानी ने जो अभी हाल में इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम कश्मीर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और ये इंटरव्यू इसका बिल्कुल उलट है। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि भारत को यहाँ पर चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अभी हाल में हमने देखा था कि जो कतर में दिनेश मित्तल जो इंडियन एम्बेसडर हैं उनकी मीटिंग हुई थी मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ाई से, और उसमें उन्होंने भारत ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया था और कहा था कि तालिबान को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो अफगानिस्तान की धरती है वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं इस्तेमाल होगी। लेकिन ये जो फ्लिप फ्लॉप है जो तालिबान के लीडर्स और हक्कानी नेटवर्क के बीच में, ये फ्लिप फ्लॉप इस बात का संकेत है कि भारत अभी भी तालिबान को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकता। क्या वाकई में तालिबान को भारत मान्यता दे सकता है या नहीं दे सकता? बातचीत का जो सिलसिला था उसमें भारत देर कर चुका था, लेकिन वार्ता का एक दरवाजा भारत ने खोल दिया है। लेकिन इससे भारत की मुश्किलें कम नहीं बल्कि बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर हक्कानी तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं सुहेल शाहीन, अगर वो ये कहते हैं कि कश्मीर में हमें मुसलमानों को बचाना है, तो जाहिर सी बात है कि जो तालिबान है और जो हक्कानी नेटवर्क है और साथ में जो पाकिस्तान का ISI है, वो ये सबको पता है कि तालिबान के बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में काम करता है, और तालिबान उससे कितना गवर्न होता है ये भी सबको पता है। तो अगर ISI और जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, अगर वो तालिबान पर भारी पड़ जाते हैं, तो फिर तालिबान भारत में कश्मीरियों के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो अभी भी ये बताया जा रहा है कि भारत ने अपनी सिक्योरिटी को कश्मीर के बॉर्डर्स पर बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर चौकन्ना रहने की जरूरत है। मान्यता किस स्तर पर भारत देगा तालिबान को, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी भी तालिबान पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता, जहां पर भारत का सवाल है, क्योंकि ये जो अलग अलग स्टेटमेंट्स अनास हक्कानी और सुहेल शाहीन के आए हैं, वो इस बात का संकेत है कि कश्मीर में आने वाले दिनों में उथल पुथल हो सकती है। तो भारत कितना विश्वास करता है, किस तरीके की रणनीति तालिबान को लेकर बनाता है, ये अभी सारी बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। बता दें कि अफगानिस्तान में सत्ता का ऐलान जल्दी होने वाला है। सरकार के गठन का जो पूरा प्लान है वो इन प्रोसेस है। बहुत जल्दी ये बताया जा रहा है कि ऐलान हो जाएगा, और अब इंटरेस्टिंग होगा, यहाँ पर रोचक होगा जानने के लिए कि आखिर कौन होगा जो पूरी जो गवर्निंग काउंसिल है अफगानिस्तान की, उसमें कौन कौन होगा। अब आपको बता दें कि जो मुखिया हैं यानी कि सुप्रीम लीडर, वो मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंदज़दा ही रहेंगे, लेकिन जो बाकी उनके जो इर्द गिर्द लोग रहेंगे, जो पहले 4 लोग हैं, उनके भी नाम अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, और लोगों को तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो ये बातें बता रहे हैं। उसमें से मुल्ला बरादर के हाथ में कमान अब आ गई है, उनका नाम शामिल है, और नंबर 1 पर है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। 4 बड़े नेताओं में उनका नाम है। और यहाँ पर यह जानना भी इंटरेस्टिंग होगा कि जो तालिबान की राजनीतिक शाखा है उसमें उसका प्रमुख थे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, और मुल्ला ओमर और बरादर ने ही तालिबान की नींव भी रखी थी। और बरादर को 2010 में पाकिस्तान के कराची शहर में पकड़ लिया गया था, और उसके बाद 2018 में उनको छोड़ भी दिया गया। फिर दूसरे नंबर पर सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम आ रहा है, और वो तालिबान के उपनेता हैं, और
उनका भी इस समय नाम आ रहा है। तो यानी कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का जो तालमेल है उससे पूरी सरकार का गठन होगा। लेकिन कुछ कुछ पिक्चर अब ये बिल्कुल साफ हो गई है कि कौन कौन इनकी गवर्निंग काउंसिल में होगा। और हिब्तुल्ला अखुंदज़दा की अगर हम बात करें तो उन्हें इस्लामिक और शरिया लॉ की बहुत ज़्यादा पहचान है, समझ भी है। और तालिबान के जो अलग अलग फैक्शंस हैं, ये बताया जा रहा है कि उनमें तालमेल बैठाने का काम और उनमें समन्वय बनाने का काम अखुंदज़दा बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है तालिबान में, जो नई सरकार बनेगी तालिबान की, उसके लिए पंजशीर अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि पंजशीर के जो लोग हैं वो अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बचाने की बात कर रहे हैं और वो तालिबान को मान्यता नहीं दे रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा था कि अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर अफगानिस्तान के लोग बॉर्डर्स पर क्यों भाग भाग कर जा रहे हैं। तो पंजशीर, क्योंकि वहां पर तालिबान का कब्जा नहीं है, तो पंजशीर एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा भी सरकार का जो गठन का जो ऐलान है वो जरूर हो जाएगा, लेकिन अभी भी सारे बड़े सवाल हैं कि महिलाओं का क्या होगा, महिलाओं के अधिकारों का क्या होगा, महिलाओं को उनकी गवर्निंग काउंसिल में बराबरी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक पिक्चर जो साफ हो रही है, एक तस्वीर जो साफ सामने नजर आ रही है कि जो सरकार होगी तालिबान की वो किस तरीके की होगी। एक इस्लामिक गवर्नमेंट में कौन कौन होगा, उनके नाम अब सामने आ रहे हैं। तो जो धीरे धीरे करके ये तस्वीर जरूर साफ हो रही है, लेकिन चुनौतियां अभी लंबी हैं और लंबे समय तक इस पर शायद गहन मंथन चलता रहेगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। और आइए अब आगे चलते हैं। अगली खबर हमारी उत्तर प्रदेश को लेकर है। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो पसोपेश में पड़ जाएंगे, मुश्किल में पड़ सकते हैं, या फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री 2022 के चुनाव अगर जीत जाएगी बीजेपी तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बोला है। पहली बात जो केशव प्रसाद मौर्य ने कही है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पक्ष में होगा 2022 का विधानसभा चुनाव और यूपी के आधार पर लड़ा जाएगा 2024 का चुनाव, क्योंकि यूपी से होकर ही दिल्ली का रास्ता साफ होता है और चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला करेगा केंद्रीय नेतृत्व और जो निर्वाचित विधायक हैं वो मिलकर फैसला करेंगे। यानी कि कोई जरूरी नहीं कि योगी आदित्यनाथ 2022 में मुख्यमंत्री बने। इस बात के स्पष्ट संकेत केशव प्रसाद मौर्य ने दिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ केवल चुनाव तक ही सीएम रहेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ करने में लगे हैं केशव प्रसाद मौर्य? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य से एक सवाल रिपोर्टर ने किया था और उसमें उनके दायित्व को, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा गया। 2017 के मुकाबले में 2022 की बात की गई तो उन्होंने कहा कि 2022 में मौर्य का दायित्व अध्यक्ष से कम नहीं होगा और साथ में उन्होंने पूरा गिनवा दिया कि देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र कुमार सिंह। तो उनका जो दायित्व होगा वो अध्यक्ष से कम नहीं होगा और बीजेपी की जो पूरी टीम है वो बिल्कुल समर्थ है। इस बात को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बातें कही हैं। लेकिन ये उनका कहना कि यूपी के चुनाव के बाद सीएम कौन होगा इसका फैसला केंद्रीय लीडरशिप करेगी और चुने हुए विधायक करेंगे, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट संकेत है कि हो सकता है कि योगी जी की जो पूरी यात्रा है यूपी की वो केवल 2022 तक ही हो। और फिर उनका क्या होगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री बनेंगे? और केशव प्रसाद मौर्य का इस बात को बोलना, क्या उनको केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद है इसलिए उन्होंने ये बातें कही हैं? ये सारी बड़ी बातें केशव प्रसाद मौर्य ने कही हैं और ये बातें वो बिना केंद्रीय लीडरशिप के बातचीत किए वो ये बात नहीं कह सकते थे। तो योगी जी के लिए खतरे की घंटी है। योगी जी का जो लाइफ स्पैन है एज अ मुख्यमंत्री वो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि चुनाव में
योगी जी कितना भारी पड़ पाते हैं और केशव प्रसाद मौर्य कितना पुश एंड पुल कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगड़ों और पिछड़ों के बीच में समन्वय बनाने की ज़रूरत है। 55% जो जनसंख्या है यूपी की वो ओबीसीज की है, उनको साथ बिना लिए हम चल नहीं सकते। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य इस चीज़ को करेंगे? तो अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स इसमें है, लेकिन हाँ, योगी जी के लिए उन्होंने एक खतरे की घंटी जरूर बजा दी है अपने इस इंटरव्यू से, और ऐसा लगता है कि योगी जी हो सकता है मुख्यमंत्री ना हो अगर 2022 का चुनाव बीजेपी जीतती है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी पंजाब से है, जहां पर कांग्रेस के अंदर ही घमासान मचा हुआ है नवजोत सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में। कैप्टन और सिद्धू के बीच में जो तनातनी चल रही है वो काफ़ी लंबे अरसे से चल रही है, और जो सिद्धू का जो गुट है उसने अभी हाल में अमरिंदर सिंह से रिज़ाइन भी करने को कहा था, उनके इस्तीफे की मांग की थी। और सिद्धू ने भी हाल में एक बयान दिया था कि वो ईंट से ईंट बजा देंगे अगर उनको फ्रीडम नहीं दिया गया कि वो अपने निर्णय ले सकें। और इसको लेकर वो शिकायत करने के लिए सिद्धू दिल्ली भी आए थे, लेकिन दिल्ली में हाई कमांड ने उन्हें टाइम नहीं दिया। वो दिल्ली आए जरूर, लेकिन वो वापस पंजाब लौट गए क्योंकि हाई कमांड ने उन्हें टाइम नहीं दिया। तो इसके क्या मायने लगाए जाए? प्रियंका गांधी वाड्रा भी सिद्धू से नहीं मिली हैं, यानी कि हाईकमांड को ये बातें नहीं अच्छी लग रही हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर चुनाव के ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में जो तनातनी चल रही है उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। और जो प्रदेश प्रभारी हैं हरीश रावत, वो भी अभी हाल में गए थे, सिद्धू से मिले थे। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जो चुनाव है वो अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, और इस बात के भी उन्होंने संकेत दिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरी आंधी है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। अब सिद्धू ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सिद्धू को ये समझ नहीं कि इससे कांग्रेस का ही नुकसान होगा? क्या वो अपने पॉपुलर सेंटिमेंट को आधार बना रहे हैं कि देखिए सब लोग चाहते हैं कि सिद्धू को ही सीएम, कि सिद्धू का नाम ही सीएम के लिए इस पर ऐलान किया जाए? तो ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि हाईकमांड को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले अगर इस तरीके का इंट्रा पार्टी फैक्शनलिज्म अगर नजर आता है तो उससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और इसका फायदा कौन उठाएगा? इसका फायदा विपक्षी दल, अकाली, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, वो इसका फायदा उठाएंगे कि देखिए कांग्रेस एकजुट नहीं है, इनके अपने ही लीडर्स लड़ रहे हैं। लेकिन सिद्धू क्या इसमें सफल हो पाएंगे? हाई कमांड अगली बार उनका क्या एक्शन होगा, कैसे रिएक्ट करेगा, इस पर निगाहें टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में जिस तरीके की एक गेम चल रहा है, जो खेल चल रहा है, वो अभी बिल्कुल एक T20 मैच की तरह बिल्कुल लग रहा है। इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी ये नहीं पता, लेकिन कांग्रेस की छवि को इस पर काफी नुकसान पहुंच रहा है। तो 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर लिख सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।